ऊधमपुर कहकर एक गांव होता है जिसमें जंगल के रास्ते से होते हुए एक पुरानी गुफा होती है। एक दिन जब शहर से आया हुआ चंद्रेश उस रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी उसे उस गुफा से एक अलौकिक आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। इस गुफा में जहाँ पर तुम्हें सारा सोना और पैसा मिलेगा, तुम धनवान बन जाओगे। आओ, मेरे पास आओ, रुक जाओ। इसी के साथ उस गुफा में से एक सुनहरी रोशनी भी उजागर होती है और ये सब देखकर चंद्रेश एकदम से हैरान और आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे वाह, किस्से कहानियों में सुनी गई जादुई गुफा की कहानी सच थी। लग रहा है ये एक जादुई गुफा है। इस जादुई गुफा में जाकर हमेशा के लिए धनवान हो जाऊंगा मैं। चंद्रेश धनवान होने के लालच में उस गुफा के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई सोना या पैसा नहीं होता है, बल्कि एक भयंकर राक्षस होता है जिसे देख चंद्रेश के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ, राक्षस। हाँ, मैं इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें अपनी गुफा में बुलाता हूँ और खा जाता हूँ। और आज तेरी बारी है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना गुफा के राक्षस, मुझे मत खाना। शहर में मेरी बीवी और बच्चे हैं, ऐसा मत करो। राक्षस चंद्रेश की एक नहीं सुनता और उसे खा जाता है। गांव में अक्सर जो भी उस गुफा के पास से गुजरता है, उसे वो गुफा का राक्षस इसी तरह बेवकूफ बनाता है और लालच देकर अंदर बुलाता है, जिसके बाद वो उस इंसान को जिंदा खा जाता है। एक दिन जब गांव के सरपंच प्रताप सिंह की बुआ जी दूसरे गांव से एक बैलगाड़ी पर सवार होकर आ रही होती हैं, तभी गांव के पास से गुजरते समय, रुक जाओ, यहाँ आओ मेरे पास। इस गुफा में जहाँ पर तुम्हें सारा सोना और पैसा मिलेगा, तुम धनवान बन जाओगे। आओ, मेरे पास आओ, रुक जाओ। अरे वाह, ये गुफा तो जादुई गुफा लग रही है। रुको, बैलगाड़ी रोको, मुझे इस गुफा में जाना है। ये देखो, इस गुफा में से तो सुनहरी रोशनी भी प्रकट हो रही है। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत करो। ये गुफा खतरे से खाली नहीं है। इसके अंदर जाना मतलब मौत के मुंह में जाने के बराबर है। चुप कर ओए खोचू आदमी, और तुझे जितना कहा है उतना ही कर। मैं इस गांव के सरपंच प्रताप सिंह की इकलौती बुआ हूँ और इस गांव के हर एक निवासी को मेरे आदेशों का पालन करना होगा। नहीं मालकिन, इस गुफा में जाने की भूल मत कीजिए। इस गुफा में राक्षस रहता है जो लोगों को बेवकूफ बनाकर और लालच देकर गुफा के अंदर बुलाता है और फिर उन्हें खा जाता है। अरे चुप हो जा नालायक आदमी, अगर तुझे नहीं आना है तो मत आ। चल दफा हो जा यहाँ से, मैं जाऊंगी इस गुफा में। पहले से ही आप इतनी धनवान हो, अब और कितना धनवान होना है आपको मालकिन? तुझसे मतलब? बाबूचक निर्लज्ज कहीं का। रुक जाइए मालकिन, गुफा के अंदर मत जाइए। नहीं मालकिन, मालकिन मेरी बात सुनिए। बुआ जी उस बैलगाड़ी चलाने वाले की बात नहीं सुनती हैं और वो उस गुफा के अंदर चली जाती हैं, जिसके बाद उसे वो राक्षस दिखता है। नहीं, राक्षस, बचाओ, बचाओ, बचाओ। हे भगवान, लगता है मालकिन को राक्षस दिख गया है। अब वो मालकिन को नहीं छोड़ेगा। अब मैं तुझे खाकर ही रहूंगा, बुढ़िया। नहीं नहीं। वो क्रूर और भयानक राक्षस बुआ जी को भी खा जाता है
बैलगाड़ी चलाने वाला आदमी तुरंत सरपंच जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताता है। सरपंच के सामने खड़े गांववासी भी ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। मूर्ख आदमी, तूने मेरी बुआ जी को उस गुफा के अंदर जाने से क्यों नहीं रोका? सब तेरी गलती है। नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने मालकिन को रोकने की बहुत कोशिश की। लगातार मैं उनसे गुफा के राक्षस के बारे में कहता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो उस गुफा में चली गईं। हे भगवान, मेरी बुआ जी। सरपंच और उसका परिवार बुआ जी की मौत के बाद काफी दुखी हो जाता है। अब गांव में बढ़ रहे उस गुफा के राक्षस के आतंक को रोकने के लिए सरपंच जी एक दिन एक बहुत बड़े सिद्ध पंडित जी को बुलाता है। पंडित जी, मैं इस गांव में अब और मौत नहीं चाहता। उस गुफा के राक्षस का अंत कर दीजिए। पंडित जी, मैं आपसे विनती करता हूँ। लेकिन प्रताप बेटा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये राक्षस एक बहुत ही पुराना राक्षस है और इसे केवल जादुई पेड़ यानी वो पुराने काल का तांत्रिक ही खत्म कर सकता है। जादुई पेड़? तांत्रिक? क्या मतलब है इस सब का? ये बात बहुत पुरानी है, जब इस गांव में इस राक्षस का कहर हर तरफ छाया हुआ था, लेकिन एक तांत्रिक ने इसे मारने की कोशिश की और इसे श्राप दिया था कि तू गुफा के बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। तांत्रिक का ये श्राप तो सफल हो गया, लेकिन गुफा में जाते जाते उस राक्षस ने भी तांत्रिक को एक पेड़ में बदल दिया। वो पेड़, वो जादुई मायावी पेड़ कहाँ है पंडित जी? वो पेड़ इसी गांव में है। लेकिन उस तांत्रिक को फिर से पेड़ कैसे बनाया जाएगा? वो तभी होगा जब कोई इंसान उस पेड़ को काटेगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता। क्यों पंडित जी? एक इंसान तो आसानी से पेड़ को काट सकता है। नहीं, जो भी इंसान उस पेड़ को काटेगा वो वहीं पर अपनी जान गंवा बैठेगा। क्या? इसका तोड़ है मेरे पास। क्यों न हम एक ऐसे इंसान से वो मायावी जादुई पेड़ कटवाएं जो अभी मरने वाला हो। क्या मतलब? हमारे गांव में एक आदमी है जिसका नाम सोहनलाल है। उसे ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है और अब वह बस 10 से 15 दिनों का मेहमान रह गया है। अगर वह पेड़ काटेगा तो वह मर जाएगा। ऐसे हो या वैसे उसे मरना तो है ही अब। हाँ, अब यही करना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सोहनलाल को बुलाया जाता है और वो उस जादुई मायावी पेड़ को काटकर मर जाता है, लेकिन उस पेड़ को काटने पर तांत्रिक फिर से इंसान बन जाता है और अब वो गुफा के राक्षसों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब बस बहुत हुआ उस गुफा के राक्षस का। आज मैं उसका संहार करके ही रहूंगा। तांत्रिक उस गुफा के राक्षस को श्राप मुक्त करके गुफा के बाहर बुलाता है और तभी बेवकूफ तांत्रिक, तूने मुझे श्राप मुक्त करके बहुत अच्छा काम किया। अब मैं तुझे मारकर फिर से इस गांव में घूम घूम कर सबको खा जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों से शांत रहने के बाद मेरी शक्तियां और भी ताकतवर हो चुकी हैं। तांत्रिक अपनी जादुई तांत्रिक शक्तियों से एक प्रहार राक्षस की ओर करता है, जो सीधे उसके सीने से आर पार होकर जाता है और वो वहीं पर मिट्टी में बदल जाता है। आ, 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 आ। इस तरह अंत में उस गुफा के राक्षस का खात्मा हो जाता है और गांव में सुख शांति फिर से लौट आती है। शहर में रहने वाला मोहित बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने नाना नानी के गांव जा रहा होता है। अरे वाह, क्या बात है! गांव की हवा में जो ताजगी है वो और कहीं भी नहीं है। एकदम सही बात कही तुमने बिटवा। बहुत ही सुंदर हवा है गांव में। ई लो, तुम्हारा गांव भी आ गया। यहाँ से पैदल जाए के बाद तुम्हारा नानी नाना का घर भी आ जाई है। ठीक है काका,
ये लीजिए आपके पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सवारी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बहुत मज़ा आया काका। ठीक बा बिटवा, चलो आवत हैं। बैलगाड़ी वाला दूसरे गांव की तरफ निकल जाता है। वहीं मोहित अपने गांव की ओर जाने लगता है, जहां पर हरे भरे जंगल जैसे रास्ते से चलते चलते वो काफी थक जाता है। और तभी उसकी नजर एक घने और छायादार पेड़ पर पड़ती है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा छाँव है। मुझे यहीं पर कुछ देर आराम करना चाहिए। उसके बाद नाना नानी के घर की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है यहाँ पर। मोहित उस घने पेड़ की छांव में कुछ देर आराम करता है। तभी 5 मिनट बाद वहां से गुजर रहा एक व्यक्ति मोहित से कहता है, अरे तुम पगला गए हो का? इस पेड़ के नीचे आराम मत करो, ये सही नहीं है। यहाँ रहना घातक है। चले जाओ यहाँ से, कह रहा हूँ मैं, चले जाओ यहाँ से। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे लेकिन रुको तो, मेरी बात तो सुनो। वो व्यक्ति हड़बड़ी में वो सब कहकर वहां से चला जाता है। अजीब बात है, वो व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा था? लगता है पागल था। खैर, मैं तो थका हुआ हूँ, मुझे तो आराम करना है। आराम करूँगा तभी तो मुझ में फुर्ती आएगी। आराम करने के बाद मोहित अपने नाना नानी के घर चला जाता है। नमस्ते नाना जी, नमस्ते नानी जी, कैसे हो आप दोनों? नमस्ते बेटा, हम दोनों बहुत बढ़िया हैं। तुम सुनाओ। कितना बड़ा हो गया है हमारा मोहित लल्ला। आ बेटा, आज तुझे अपने हाथों से तेरी पसंद की गुजिया खिलाऊंगी। अरे वाह, गुजिया! इसका नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी की बाढ़ आ गई है। जल्दी जल्दी दो नानी जी। हाँ बेटा। नानी जी मोहित को सारे पकवान अपने हाथों से खिलाती हैं और वो तीनों पेट भर के खाना खाकर काफी देर बातें करने के बाद सो जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह मोहित देखता है कि उसके घर के बाहर गांव में सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं और बहुत ही तनाव भरा माहौल होता है। नाना जी, ये सब क्या हो रहा है? सब इकट्ठे क्यों हुए हैं? कोई समस्या आ गई है क्या? वो मोहित लल्ला, दरअसल गांव में एक बहुत ही खतरनाक श्रापित पेड़ है, जहां पर जो भी जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी पेड़ के पास एक और आदमी की मृत्यु हुई है और उसे मृत पाया गया है। इसीलिए सब आपस में बतिया रहे हैं। क्या? श्रापित पेड़? लेकिन ये सब कैसे संभव हो सकता है? तुम चिंता मत करो बेटा, इन सब चक्करों में मत पड़ो। गांव में ये सब होता ही रहता है। ये इस गांव की समस्या है। तुम आराम से घर पर बैठो और खाओ पियो। नानी के कहने से मोहित चुप हो जाता है, लेकिन मोहित के दिमाग से उस शापित पेड़ का विचार जाता ही नहीं है। वो रात को उसके बारे में सोच सोच कर सो ही नहीं पाता। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? भला एक पेड़ के पास जाने से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है? मुझे तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। जरूर दाल में कुछ तो काला है। मोहित से रहा नहीं जाता और वो अगले दिन गांव में कुछ लोगों से उस शापित पेड़ के बारे में पूछता है। हाँ, वो एक श्रापित पेड़ है। परसों के दिन वो मटरू शराब पीकर गया था वहाँ पर, इसीलिए उस पेड़ के राक्षस ने उसे मार दिया होगा। क्या? लगता है तुम नए आए हो इस गांव में। हाँ काका जी, इसीलिए तो ये सब पूछ रहा हूँ। वो पेड़ गांव के अंदर कदम रखने पर जो जंगली रास्ता लगता है वहां पर स्थित है। भूल कर भी वहां जाने की भूल मत करना बेटा। जी काका। अब मैं इन्हें ये कैसे बताऊं कि मैं भी उस पेड़ के पास गया था और मैंने तो वहां पर
काफ़ी समय तक आराम भी किया था। अब मैं समझा कि उस दिन वो व्यक्ति मुझे चिल्ला चिल्ला कर क्यों कह रहा था वहाँ से जाने के लिए। लेकिन अगर वाकई में उस पेड़ के भीतर राक्षस है तो उसने मुझे क्यों नहीं मारा? मोहित घर जाकर अपने नाना जी से फिर से कहता है, नाना जी, अगर उस पेड़ के पास जाने से सबकी मृत्यु होती है तो गांव के मुखिया जी या किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाला गया? बेटा, उस पेड़ के पास जाने से ही मृत्यु हो जाती है, इसीलिए कोई वहां जाने की जरूरत ही नहीं करता, तो समाधान कैसे निकलेगा? खैर, तुम ये सब छोड़ो, तुम यहाँ घूमने आए हो, अच्छा समय बिताने आए हो, इस सब के बारे में मत सोचो। लेकिन फिर भी मोहित को तो उस शापित पेड़ के राज के बारे में जानकर ही रहना था, इसीलिए वो सभी से छुपकर फिर वहां पर जाता है और तभी उसे वहां पर उस पेड़ की जड़ों से निकलती हुई एक सुरंग दिखाई देती है जो सीधे एक भूमिगत गुफा की ओर जाती है। वो उसे देखकर हैरान रह जाता है और उसके अंदर जाने पर उसे वहां 2 आदमी दिखाई देते हैं जो वहां सोने और हीरे की तस्करी कर रहे होते हैं। परसों अगर हम उस शराबी को नहीं मारते तो वो हमारा राज सारे गांव में बता देता। हाँ, हमने बड़ी मुश्किल से गांव में ये राक्षस वाली अफवाह फैला के रखी है ताकि हमारे तस्करी के राज के बारे में किसी को पता न चल पाए। क्या इसका मतलब ये लोग हैं इस सब के पीछे? मोहित चौंक जाता है और वो घर जाकर सारी बातें अपने नाना जी और नानी जी को बताता है। मोहित लल्ला, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां पर जाने की? तुम भी ना सच में बहुत जिद्दी हो। अगर वो लोग तुम्हें कुछ कर देते तो? हाँ मोहित, तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नाना जी, नानी जी, देखिए मैं एकदम सही सलामत खड़ा हूँ आप दोनों के सामने, इसीलिए आप दोनों घबराइए मत। नाना जी, हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और अभी जाकर गांव के मुखिया जी को उस श्रापित पेड़ के राज के बारे में बताना चाहिए। हाँ मोहित लल्ला, तुम सही कह रहे हो। मोहित और उसके नाना जी दोनों गांव के मुखिया जी के पास जाकर सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद वो तीनों पुलिस संग उस गुफा के पास पहुंचते हैं और उन दोनों तस्करी करने वाले बदमाश दरिंदों को पकड़ा जाता है। गांव वाले उनकी खूब पिटाई करते हैं। नालायक दरिंदों, तुम्हें शर्म नहीं आई ये घिनौना काम करते हुए? इसके चलते तुमने ना जाने कितने मासूमों की जान ली है। इन दोनों को तो जीवन भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए। उन दोनों दरिंदों को आजीवन कारावास हो जाता है और गांव से उस शापित पेड़ का कहर मिट जाता है और सभी सुख शांति के साथ जीवन गुजारने लगते हैं।